हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। मैं अभी एक न्यू नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने लगी हूँ। मैं आपको बताती चलूँ कि इस नावल में 2 कहानियाँ हैं। तो आप ये नावल पढ़ के बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा, और अगर ये नावल अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाल। हेलो। हेलो। हु इज़ देयर? वो कॉल उठाते जिद होकर बोली, कौन है रूही? अलीशा ने उसे मुखातब किया। पता नहीं, कल से कोई नंबर बार बार कॉल करके तंग कर रहा है। रूही का मूड बिगड़ा। तो ब्लॉक कर दो। अलीशा ने आसान हाल निकालते शाने उचकाए। कोई नंबर शो होता तो ब्लॉक करती ना। यही तो परेशानी है कि कोई नंबर ही नहीं आ रहा, बस ए बी लिखा आता है। वो हॉस्टल गेट से अंदर दाखिल हुई। यू, कितने पागल हैं हम। कल पेपर है और हम बार याशें कर रहे हैं। हा हा हा। नशे में दूध। मेरी जोसेफ चलाई। लीजा उसे बाजू में जकड़े संभालने की कोशिश कर रही थी। किसने कहा था इतने पीने को? हम तो सिर्फ थोड़ी देर दिमाग तफरी करने निकले थे, तुम्हारे पीने के चक्कर में इतनी देर होगी। अलीफा उसको झिड़कने लगी। रूही का दिमाग मसलसल इस दो लफ्जी नाम के जाने में तवज्जो था, इसलिए अपने पीछे उनकी बंडली पर ध्यान नहीं दे सकी। कल से वो नंबर 18 मरतबा उसे कॉल कर चुका था। कुछ तो वो कॉल देती और कुछ को वो मसूल कर लेती, लेकिन दूसरी सिमत मुकम्मल खामोशी होती तो वो जिद होकर रह जाती। रूही, यूनियन नहीं जाना क्या? वेकअप। लिशबा ने बालू की पोनी बनाते तीसरी दफा आवाज लगाई। रूही राजपूत टस से मस न हुई। उसे सुनकर भी अनसुनी कर दी। गर्ल्स, लेट्स गो। उनकी एक और हॉस्टल साथी ने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर झांका। पीकर मैं सोई थी पर उठ ये न रही। मेरी जोसेफ ने सर जटोते उसके बेड तक आई, उसका कंफर्टर खींचा। वो अपनी आंखें मूंदे रही। ये तो अब काल वसू करके ही उठेगी। चलो हम चलते हैं। अलिशबा ने मेरी को मुखातब किया। वो आईब्रोज काकर उसके पास गई। चंद मिनट मस्जिद कमरे में किसी आहट को सुनने की सही करते रूही को जब यकीन हो गया कि वो दोनों जा चुकी हैं तो आंखें खोलकर उठ बैठी। उसे स्मार्टफोन उठाकर चेक किया। स्क्रीन अभी तक खाली थी। उसने बेदिली से मोबाइल वापस रखना चाहकर थरथराहट शुरू हो गई। उसके लबों पर बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। रूही ने पुरजोश आवाज में कॉल मसूल की। बाबा के कॉल आते ही उसकी जान लम्हे पहले की कसलमंदी खत्म हो चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम बाबा की जान, देर तो नहीं हुई मुझे? बाबा साईं ने फिक्रमंदी से जाहिर की। बिल्कुल नहीं बाबा साईं। रूही की खुशगवार आवाज ने बाबा साईं को इत्मीनान बख्शा। ए बी, माफ कर दो प्लीज, मैं देता हूँ ना इन्फॉर्मेशन। ए बी, मारना मत। वह देर उम्र आदमी जिसको घसीट कर लाया जाने पर जगह जगह हरुशियाँ आई थी और शर्फी फट चुकी थी, घुटनों के बल जमीन पर बैठा हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा था। तेरे को 3 दिन का डेडलाइन दिया था, तब तो तू अपन की काल भी वसूल करने को तैयार न था। अब जान की भीख मांग रहा है। वो सामने बैठे राखा धोन पर घुराया। ये भी अंडरवर्ल्ड के दुनिया का लासानी नाम, लंबे का चौड़े शाने, कसरती जिस्म कशादा पेशानी, सफेद रंगत बड़ी गहरी सियाह आंखें, बूढ़े घने बाल और 3-4 दिन की उगी नफासत से बनाई दाढ़ी मूछ का मालिक, मजबूत और तवाना जवान मर्द जिसके एक नजर पर दुनिया के जाने माने गुंडे गैंगस्टर टेक घुटने टेक देते थे। उस अनदेखे जहां में कई बड़े बड़े आए और गए, पर उनमें अब ये अकेला भाई था। उसके खौफ वहशत को बढ़ते देखकर हर दूसरा ग्रोह उसे अपने साथ मिलाने की चाहत में मुबतला रहा था। यूं तो उस गैंग में भी हास वसी व अरीज था और दिन ब दिन मजीद बढ़ता जा रहा था, पर वो अपनी अलग पहचान बनाने का कायल था। अंडरवर्ल्ड के इस नगरी में हर जायज व नाजायज काम का मालिक। आदि के शराब के पत्रे इसके ऊपर डालकर उसकी शर भी तर कर दी। ए बी, प्लीज ऐसा मत कर, तेरे को अल्लाह का वास्ता। वो बाकायदा चीख पुकार करने लगा, पर ए बी की वहशत उसकी उठकर जाने की भागने की हिम्मत ना हो सकी। उसकी रूहानी सी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। ए बी के चार मुहाफिज जो इस सोफे के दाएं बाएं अलर्ट खड़े थे, कदरे पीछे को हो गए। ए बी ने कोट की जेब से लेटर निकालकर चलाया। उसके शोले के पार रखा का रोता बिलखता चेहरा देखा। ए बी की आंखें सबसे शुरू पड़ने लगी। माजी की तलख चाल उसके ज़हन पर आके महल हो गई। पर एक फर्क तो कभी नहीं झुका सकता। जहर हम लहजे में कहते उसने वह जलता लेटर रखा के जानब शराब से तरफ फर्श पर उछाला। एक झटके से आग बरक उठी। चारों मुहावसों पर परेशान कुन नजरों का तबादला हुआ। बार बार उन्होंने थूक निकल कर नजरें नीचे काली। वो राखा को जिंदा जलते देख नहीं पा रहे थे। सिर्फ ए भी ही था जो तब तक बिना पलके झुकाए यकटक नजरें उस पर गाड़े रहा, जब तक कि राखा की जान न चली गई। उसका जलता जिस्म बेहिस हरकत पर आ गया तो ए भी उल्टे कदम पलटा और दरवाजे के पार निकल गया। रूही अपना बैग कंधे पर डाले तेज तेज भागती जब कमरे इम्तिहान में आई तो सब अपनी अपनी नशीस संभाल चुके थे। देर से आने पर एग्जामिनर ने दांत पीसते हुए उसे घूरा और हाथों में पकड़े पेपर्स में से एक पेपर निकालकर रोल नंबर के मुताबिक जवाब जाने का हुक्म सुनाया। वो सर इस बात में हिलाते दिल में कामयाबी की दुआ करती अपनी सीट पर जा बैठी। अलिफिया ने भी गुस्सीली नजर को देखा, पर उसकी नजरें नजरअंदाज करके अपने पेपर की जानिब मुतवज्जो हो गई। इम्तिहान छोटा हो या बड़ा, वो कभी भी बाबा साईं से बात किए बगैर इम्तिहान देने ना जाती और इसका
स्कूली दौर से कायम निज़ाम था जो अब तक चलता आ रहा था। रूही राजपूत अपने बाबा की जान, 20 साल दराज का दोशीज़ा, लंबे घने स्याह बाल, उठे हुए आईब्रो, मोटी बूढ़ी आंखें, स्तून बड़ी नाक, छोटे गुलाबी होंठ, सफेद व सुरख रंगत। अभी तमाम तरह खूबसूरती लिए वो न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में एमबीए के साल दोम की स्टूडेंट थी। बाबा साईं की जहां इसमें जान बसती थी तो बेगम सरकार की आंखों का तारा थी। उन्हें बेटी को उससे दूर करना कतई गवारा न था, लेकिन जब मामला तस्लीम पर आया तो साईं सरकार ने उसे यूएस जाने की इजाजत दे दी। पेपर कैसा रहा? उसकी चमकती बुरी आंखें बड़ी कर लिचमन ने पूछा। उसे कुछ फासले पर वो सर पर पीक कैप पहने चंद अमेरिकन लड़कों के ग्रुप में खड़ा रूही को आते देख रहा था। वो अपनी सहेलियों के हमरा बड़े से रोश पर चलती बातों में मगन थी। रूही के करीब आने पर उसने अपना मुंह मोड़ लिया, अपना रुख मोड़ लिया और सर झुकाकर अपने शूज को देखने लगा। पिच की जानी उसकी पूछ थी। रूही हाथ हवा में लहराती लिचपा पर और मेरी जोजफ से बातें करती उसकी पूछ के पास से गुजरकर आगे बढ़ गई। डियोर। पास से गुजरते रूही की परफ्यूम की खुशबू उसके नथों में पड़ी तो उस ब्रांड को जड़ से पहचान गया। दिल ही दिल में इस ब्रांड का नाम दोहराते उसने गहरी सियाह आंखों की पुतलियां घुमाकर रूही की पूछ को देखा और जीन्स की जेबों में हाथ डाले मोहब्बत सिमत रवाना हो गया। माजी। वो कराची ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मेन ब्रांच के गेट के सामने खड़ी इस बड़ी सी इमारत को हसत बड़ी निगाहों से देख रही थी। मीराम ने अपने ख्वाब को पूरा करने की एक और सीढ़ी पर पांव रख लिया था। वो सरता पैर काले रंग के हिजाब में थी। आबिर ये तस्लीम नहीं कर पाया कि वो स्टूडेंट है या कोई लेक्चरर। एक्सक्यूज मी सर। मीराम ने हल्की आवाज में सर बुलंद करके प्रिंसिपल साहब को मुखातब किया ही था कि आबिर तेजी से उल्टे कदम भाग निकला। वो दोनों हांफते हुए बास्केटबॉल कोर्ट में दाखिल हुए। साहिल बुलंद आवाज कहकर लगाते अबीर पर हंस रहा था। किस बात की इतनी हंसी आ रही है? आजाद बास्केटबॉल जमीन पर पलटता हुआ उन दोनों के पास आया। एक न्यू एंट्री आई है, हिजाबी लड़की है। ये बड़े शान से उसकी रैगिंग करने गया था पर उसने उल्टा ही उसकी टांग खींच ली। हा हा हा। साहिल आजाद को सूरत वाकफ करवाता फिर से हंस पड़ा। क्यों नालायक, नाक कटवा दे मेरी। मेरे ग्रुप का लड़का और इतना डरपोक। आजाद ने अबीर के सर पर थपकी मारी। डरपोक नहीं हो, वो प्रिंसिपल सर आ गया था वरना अच्छा सबक सीखा था इस काली डायन को। अभी इन दोनों के बीच तहकीक बनने पर जल बुन गया। उसके सुरचरे को देख साहिल के साथ साथ आजाद भी हंस पड़ा। उफ, ये डैड बिना। वो तीसरी मरतबा काल काट रहा था। अब क्या किया मेरे फूफा जी ने? अबीर सताते हुए आजाद के बिगड़े तासार देखने लगा। रिश्ते में वो दोनों कजन भी थे जबकि साहिल सिर्फ फ्रेंड। जबरदस्ती मुझे अपनी हर रैली में शामिल करने पर तुल जाते हैं। 1000 दफा समझाया है, आई डोंट लाइक हिज पॉलिटिक्स। वो सख्त सांस खारिज करता हुआ अपना बैग समेटने लगा। आप सियासतदान के बेटे हो तो फ्यूचर में तुम्हें भी सियासत ही ज्वाइन करना है, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आबिर ने नाक से मक्खी उड़ाने के अंदाज में हाथ जलाया। भैया है ना उनके साथ, मुझे भी घसीटना जरूरी है क्या? आजाद का चेहरा उतर गया, मानो वो बाप के सामने बेबसी की इंतहा पर था। ड्योर, सियासत वो नशा है जो जितना करता है इतना उसका सर चढ़ता है और फिर कभी नहीं उतरता। और फिर वो जो चाहता है उससे जुड़े सब उस नशे का मजा चखें। फूफा जी भी इसी मुकाम पर है। अबी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर तल हकीकत से रोशनास करवाया। आजाद फीका मुस्कुराया, अपना बैग कंधे पर डालता बाहर की जानब चल पड़ा। आजाद सुल्तान अभी दुनिया का बेताज बादशाह, मुल्क के सबसे बड़े और आला साहब इक़्तिदार सियासी घराने से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान। उसके दादा साइंस जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर के बहुत जाने माने सियासी हस्ती गुजरे थे। राजपूत के 4 बेटे और 3 बेटियां थी। बड़े बेटे रिटायर्ड आर्मी जनरल थे। दूसरे बेटे सुल्तान अजीम भी बाप की रवायत को उनकी विरासत को बढ़ाने सियासत में आ गए थे। तीसरे भाई भी उनके हमरा सियासी रहनुमा थे, जबकि सबसे छोटे बेटे कामयार अजीम ने सियासत में छोटा मोटा हाथ बटाने के साथ बिजनेस को बतौर पेशा मुंतहिब किया था। वो कॉरिडोर में चलता हुआ सीनू के पास आकर रुका था। उसका रूह अपनी क्लास की जन्म था। मेरा उनकी एक और क्लासमेट अनाबिया के साथ क्लास के सामने खड़ी बातों में मशगूल थी। आजाद के जान उसकी पूछती। आजाद के समातों में साहिल का फिक्रा गर्दिश किया। वो इस हजाबी लड़की को जरूर देखना चाहता था जिसने उसकी कजन प्लस बेस्ट फ्रेंड अबी की बेइज्जती की। उसके कदम क्लास की जानब बढ़ गए। हाय आजाद। वो एंड मेराब के पीछे आ खड़ा हुआ। अनाबिया से मुखातब किया तो मेरा पीछे मुड़ी। उसका चेहरा छुपा हुआ था लेकिन आंखों में अनजान सी कशिश थी जिसने एक पल के लिए आजाद को साकत कर दिया। मीराम एक हैंडसम जवान को इतने करीब पाकर कदरे मुतजिब सी होने लगी। वो अनाबिया को एक्सक्यूज करते हुए उनके बीच के हटकर क्लास में अंदर आई। अनाबिया ने सवाल नजरों से आजाद को देखा क्योंकि आज से पहले उसने कभी इसे किसी लड़की को इतनी दिलचस्पी से देखते हुए नहीं पाया था। आजाद उसे कुछ कहता उससे पहले उसका मोबाइल बजने लगा। अस्सलाम वालेकुम डैड, बस निकल रहा हूँ, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अब की बार उसने कॉल मसूल की और इज्जत में
कॉलेज पार्किंग की जानब भागा। अपनी रेसिंग बाइक पर वो एन वक्त पर पहुंच गया। रैली से डैड का खताब अभी भी शुरू हुआ था। सिक्योरिटी इंतजामिया ने उसे शर्ट के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया और कमर में हिफाजती बंद की रस्सी अटका कर स्टेज के पार जाने दिया। वो तेज बालों में हाथ फेरते स्टेज पर आया और डैड के बाएं जानब खड़ा हो गया। उनके दाएं जानब अजहात का बड़ा भाई तबशीर सुल्तान पहले से मौजूद था। आ गई। कैसे रहा कॉलेज का पहला दिन? अम्मा ने मीराम के लिए दरवाजा खोला। बस ठीक ही था। पहले दिन तो खास कुछ होता नहीं है। वो नकाब को खोलकर खुली फिजा में सांस लेने लगी। चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। अम्मा से पानी का गिलास थमाकर कमरे के वस्त में बने छोटे किचन की जानब बढ़ गई। मीरा और उसकी अम्मा का इतना सा आशाना था। दरवाजे दाल होते ही बड़ा कमरा, आमने सामने दो बड़ी कुर्सियां और एक सेंटर टेबल। दाएं जानब कील ठोंकी से बांधा गया पर्दा, जिसके पार मेराब और अम्मा का बिस्तर बिछा हुआ था। बाएं दीवार के साथ लकड़ी का पार्टीशन बनाकर उसे किचन का रूप दिया गया था और छोटा अटैच बाथरूम। हाल उस दिन उनका आखिरी पेपर हुआ था और इम्तिहान खत्म होने की खुशी में वो सारी फ्रेंड्स शाम से ही घूमने फिरने निकली हुई थी। न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का सबसे पुररौनक शहर था। कहा जाता है ये शहर कभी भी नहीं सोता। खासकर टाइम स्क्वायर के इर्द गिर्द चहल पहल लगी रहती है। इस वक्त भी यही समा था। टाइम स्क्वायर के रश में रूही को यह कति एहसास न हुआ कि कोई उसका ताक़ब कर रहा है। रूही जीन्स और वाइट फ्लोर शर्ट पहने, ब्रांडेड हैंडबैग कांधे पर डाले, चेहरे पर आते बालों का हाफ पर बनाए हुए शान से चलते हुए न्यूयॉर्क शहर की रोशनी के मजे ले रही थी। उसकी हर पोशाक, हर खुराक आला तरीन थी। जो इसके बाकी फ्रेंड्स के साल भर का खर्चा होता था, वो रूही का एक माँ का हुआ करता था। ये बाबा साईं की तरबियत ही थी कि इतनी बार रसू और बा इक्तदा होते हुए भी रूही कभी नशा, जुआ, डांस क्लब जाने या कैंसर जाने या इस जैसी नागुरेज आदात की शिकार नहीं हुई थी। कोई अमीर होता या गरीब, वो सबसे अपनायत और होशियारी से मिलती। यही उसकी वो हासियत थी जिससे सब उससे मुतासर हुए बगैर न रह पाते। 23 से 22 साल 4 लड़कियों का वो ग्रुप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के करीब 5 स्टार होटल के डाइनिंग टेबल पर बैठे लोजमात नोश फरमा रही थी। इसे कुछ फासले पर एक टेबल पर वो आगे को वो कबर बैठा था। कोने मेज पर टकाए रूही को देख रहा था। वेटर उसके पास ऑर्डर लेने आया, पर उसने स्पाट तासरात और गहरी से आंखों में साथी देखकर वह शर्मिंदा हो गया। वो होटल में बदनजमी से ग्रेस इसलिए कराते हुए धीरे से एक मिल्क शेक ऑर्डर दिया। वेटर सारे में हिलाता हुआ फौरन से बेशतर अंदर की जाने भागा था। कोई मर्द जितना भी दूरी बढ़ते, पर लड़की की छठी हिस्स बहुत तेज होती है। वो अपने आप पर बढ़ती ख्याल जरूरी नजरें महसूस कर लेती है। ऐसे ही रूही को भी महसूस हुआ चला था कि पिछले कुछ दिनों से कोई इसका साई की तरह पीछा कर रहा है। वो जहां जाती वो मर्द वहीं मौजूद होता। और इसके सामने आने तक रूही ने कोई एक्शन न लेने का फैसला किया। वो इस चीज की बिल्कुल भी रवादार नहीं थी कि वो अपने वहम के तहत वो किसी बेगुनाह को सजा दिलवाए। हाल रूही प्लीज चलो ना, इट विल बी फन। डिनर करने के बाद मेरी जोसेफ रूही को उनके साथ डांस क्लब चलने पर मनाने लगी। आई कांट, मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाती। और बाबा से एक पता चला मैंने उनका रूल तोड़ा है तो वो बहुत हर्ट हो जाएंगे। रूही ने उसे समझाने की कोशिश की। बाबा को मत बताना, थोड़ी देर के लिए चलते हैं प्लीज। अलिशबा और लीजा ने भी राजी करना चाहा। तुम लोग हो आओ, मैं हॉस्टल चली जाऊंगी। रूही अपने फैसले पर कायम रही। उनको डांस क्लब रवाना करके रूही वहां से पैदल चल पड़ी। वो जीन्स के जेबों में हाथ डाले आसपास देखती फुटपाथ पर चल रही थी जब उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। क्लब रहायशी इलाके से कदे फासले पर था, इसलिए इस सुनसान गली में रात के दोपहर इक्का दुक्का राह गुजारों के अलावा कोई न था। अपने अमेरिका मुकीम होने के 2 साल में पहली मरतबा रूही को खौफ महसूस हुआ। वो कदम तेज करती तो उसके अक्का में आती भारी कदमों की आवाज भी तेज हो जाती और वो ऐसा चलती तो वो कदम भी रफ्तार हल्की कर देते। अब तो रूही को गोया तायद हो गई थी कि ये सब उसका वहम नहीं है, कोई वाकई उसका ताकुब कर रहा है। तेज तेज चलते वो एकदम पीछे मुड़ी, पर बेसूद रहा। वहां कोई न था। रूही की बेयकीनी से आंखें बड़ी हो गई। रविश दूर दूर तक खाली पड़ा हुआ था। उसे समझ न आया कि अचानक वो कहाँ गायब हो गया है। डर से रूही का गला खुश्क होने लगा। दौड़ी के आफिस का शिकार होती उसके आगे जाने की हिम्मत ना हो सकी, इसलिए मुड़कर वो सर झुकाए क्लब की जानब चल दी। अंधेरी गली में खड़े इस साय के आईब्रो तान गए। ये ठीक नहीं किया शहजादी। उसे रूही से इस हरकत की तवक्को ना थी। क्लब की एंट्री बंद हो चुकी थी, लेकिन चूंकि मेरी जोसेफ वहां की मेंबर थी, इसलिए रूही इसका हवाला देकर और डॉलर्स के चंद हरे हरे नोट पकड़ा कर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गई। रूही, आहर तुम आ गई। चलो डांस फ्लोर पर। मेरी जोसेफ उसे देखकर खुशी से चहक उठी। नहीं, मैं बस यहीं बैठूंगी, तुम लोग अपना डांस एंजॉय करो। वो बाढ़ के एक स्टूल पर मुस्तरिब से बैठ गई। लड़के लड़कियों का हजूम, रंग बिरंगी छोटी लाइट्स, बुलंद आवाज म्यूजिक, हासू फैला धुआं और शराब की बदबू से रूही को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। लेकिन इस आदमी का शिकार बनने से रूही को वहां बैठने गनीमत लगा। उसने बार टेंडर से पानी मांगा और फिर से डांस फ्लोर की जानब देखने लगी, जहां मेरी जोसेफ, अलिशबा और लिजा का हाथ हमें कोई डांस स्टेप सिखाने की कोशिश में मशगूल थे।
बारटेंडर ने पानी का गिलास टेबल पर रखा। रूही का मुखातब करने लगा कि एक मर्दाना हाथ ने वो गिलास उचक लिया और नाक के करीब करके सूंघने लगा। बारटेंडर डर से सहमे हुए उसे देखने लगा। जब एबी को यह तस्दीक हो गया कि गिलास में मौजूद माइल पानी है, उसने गिलास रूही के जन्म खसाया। उस अमेरिकन मर्द को आईब्रो उठाकर रूही को मुखातब करने का इशारा किया। मैम, योर वाटर, बहुत को कंपोज करते हुए कनकारा। रूही ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया और पानी का गिलास उठाकर पी लिया। मिस रूही राजपूत, तुम तन्हा चलो या लोगों के हजूम में चुपचाप, पर मेरी नजरों से बच नहीं सकती। उसने गर्दन अकड़ा कर सोचा था। क्लब बंद हुए आधा घंटा हो चुका था। रूही अपनी फ्रेंड्स के हमरा हॉस्टल जा चुकी थी, पर वो वहीं क्लब के सामने ही खड़ा रहा। बाज उसके अकब में खड़े गुंडे ने उसे मुखातब किया। आग लगा दो इस क्लब को, एक जरा भी नहीं बचना चाहिए उसका। वो गंभीर आवाज में हुक्म सादा करके रवाना हो गया। जिस नागवार जगह रूही के कदम पड़े थे, वो तुलु आफ्ताब से पहले इस नजिस्तो नाबूद कर देना चाहता था। उसके गुंडे ने सर को हम किया और क्लब के बाहरी इमारत पर पेट्रोल पास करके उसे आग की नजराना कर दिया। रात भर रूही इस ताकब कार के बारे में सोचते मुस्तरिब रही। सुबह उसकी आंख इन तीनों की सरगोशी से खुली। रूही, तुमने न्यूज़पेपर देखा? लिजा ने हैरतदा आवाज में मुखातब किया। अभी भी उठी है वो? न्यूज़पेपर कहाँ से देख लिया होगा? लिजबा ने उसकी कम अकली पर झिड़का। हो सकता है हवा में देख लिया हो। मेरी जोसेफ लैपटॉप गोद में रखे हुए बोली। वो भी अफसुदगी से न्यूज देख रही थी। रूही पेशानी से लाते सर दस्त से गूंजते उनकी गुफ्तगू समझने से कासर थी। क्या ओल फुल बोल रही हो तुम तीनों? उसकी अंगड़ाई लेते हाथ हवा में बुलंद किए। कल रात हम जिस क्लब में गए थे, उसे किसी ने आग लगा दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन गुंडों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर अब तक कोई इनके हाथ नहीं लगा। अलिशबा ने न्यूज़पेपर में पढ़ी खबर जूं के तू रूही के गोश गुजार की। रूही ने हैदर से आईब्रो उठाए। बार बार इन तीनों को देखा। इसी असना दरवाजे पर दस्तक हुई। रूही राजपूत तुम्हारे लिए आया है। हौसला वार्डन सफेद गुलाबे के फूलों का खूबसूरत सा गुलदस्ता उठाए अंदर डाल हुई। वाओ, व्हाइट रोज तुम्हारे फेवरेट। रूही रूही की बजाय क्यूट अलिशबा ने लियो अपनी छोटी नाक फुल्लू के करीब करके ताज़ा महक से महसूस होने लगी। लिजा अपनी जगह से खड़ी हुई और फुल्लू को मलाची नजर से देखती यहाँ वहां देखने लगी और बिल्लाह उसकी तलाश खत्म हुई और उसे एक छोटा सा कार्ड मिल गया। उर्दू में लिखा है। उसने मुंह बसोड़ते हुए कहा। मेरी जोसेफ और लिजा गैर मुल्की थी और चूंकि अलिशबा हमेशा पाकिस्तान से बाहरी पली बड़ी थी, इसलिए उसे भी उर्दू से वाकिफियत ना थी। रूही ने बीबीए तक अपनी तालीम पाकिस्तान में हासिल की थी। यही वजह थी कि फूल बेचने वाले ने कार्ड उर्दू में लिखा था ताकि रूही के अलावा कोई और ना पढ़ सके। रूही ने उठकर लिजा के हाथ से कार्ड झड़प लिया और दरते दिल को काबू करते पढ़ने लगी। शहजादी रूही, बाद अस्सलाम और एहतराम, ये अर्ज करता हूँ आपसे मुतारफ होने की खुशी में क्लब का नजराना पेश करें। जल्द मिलूंगा, पर तब तक ऐसी जगहों पर जाने से इज्तनाब करें, वरना न्यूयॉर्क शहर में नौजवानों के ऐश का कोई ठिकाना नहीं बचेगा। आपका अपना। रूही ने फटी नजरों से वो कार्ड 2 से 3 मरतबा पढ़ा। उसे कोई शक व शुबा नहीं रहा था कि क्लब में आग इस ताकब कार्ड ने लगवाई है और आप उसके फेवरेट बुल्लू के साथ कार्ड बेचकर अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाया है।